हेलो गाइस, वेलकम टू आर्म स्टडी सेंटर। आज हम जिस टॉपिक को करेंगे वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें हम वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड को करेंगे। जो कोल्ड वार का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स से। मतलब कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन क्या है, कहाँ से आया हुआ है और कैसे कैसे चेंज होता रहा, और वर्ल्ड वार फर्स्ट कैसे हुआ और वर्ल्ड वार सेकंड कैसे हुआ। इसके बीच में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं या जो भी बड़े बड़े मूव इंटरनेशनल सिस्टम में हुए हैं उन चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बट हम ब्रीफ हर चीज़ को ब्रीफ समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारे पास कैसे इवॉल्व हुआ इन लास्ट 400 ईयर्स में, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये स्टोरी जो है, ये कहानी हमारे पास स्टार्ट होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 में हुआ था। लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से पहले क्या था, वर्ल्ड कैसा था। वर्ल्ड में जो है किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, सिटी स्टेट्स थे जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। लेकिन अथॉरिटी जो है सेंट्रलाइज नहीं थी, एक जगह सेंट्रलाइज नहीं थी। कोई भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो थी वो फिक्स नहीं थी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कब साइन हुआ, जब एंड ऑफ 30 ईयर्स वार हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुआ, और इससे इंटरनेशनल सिस्टम में टू बिग चेंजेस आ गई। टू बिग चेंजेस क्या आ गई, एक तो फिक्स टेरिटोरियल यूनिट्स आ गई और सॉवरेनिटी एक कंसेप्ट आ गया। ये दो कंसेप्ट आ गए हमारे पास, फिक्स टेरिटोरियल यूनिट्स और सॉवरेनिटी का कंसेप्ट आ गया। फिक्स टेरिटोरियल यूनिट्स का मतलब ये क्या है कि जो भी कंट्रीज की बाउंड्रीज हैं वो फिक्स्ड होंगी। कोई भी कंट्री हो, कोई भी वर्ल्ड में जो भी स्टेट हो, उसका जो भी बाउंड्री होगा वो फिक्स्ड होगा। और सॉवरेनिटी का मतलब कि गवर्नमेंट जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, मतलब पावर सेंट्रलाइज्ड होगी, और जो गवर्नमेंट है, एक स्टेट की जो गवर्नमेंट हो वो इंडिपेंडेंट होगी। वो अपने डिसीजन, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो खुद ही ले सकती है। ये सॉवरेनिटी का कंसेप्ट आ गया कब, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, जब वेस्टफालिया जो है वो साइन होगी। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें और समझने की ज़रूरत है। एक तो अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था ये 1776 में हुआ था। इसने वर्ल्ड को क्या दिया, अमेरिकन रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड को फर्स्ट डेमोक्रेसी दी। क्या दी, फर्स्ट डेमोक्रेसी दी। और यही अमेरिका बाद में क्या बनता है, एक सुपर पावर बनता है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में बड़े बड़े डिसीजंस को क्या करता है, बड़े बड़े डिसीजंस को अलग दिशा में एक डायरेक्शन देता है, और बड़े बड़े डिसीजन में अपना इन्फ्लुएंस लाता है। अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस होता है जब भी इंटरनेशनल सिस्टम में कोई बड़ा डिसीजन लिया जाना होता है। तो मतलब फर्स्ट को पहले डेमोक्रेसी किसने दी, अमेरिका ने। और अमेरिका जो है बाद में क्या बनता है, एक सुपर पावर भी बनता है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, 1789 ने। इसने वर्ल्ड को क्या दिया, आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का आइडिया दिया। और इसने वर्ल्ड को नेशन स्टेट का कंसेप्ट दिया, इसने नेशनलिज्म का कंसेप्ट दिया। ये सब कुछ नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, सॉवरेनिटी का कंसेप्ट जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत ड्रॉबैक्स आई। कब आई, जब नेपोलियन जो है पावर में आए इन 1804 में। नेपोलियन खुद को क्लेम करता है, प्रोक्लेम करता है कि मैं एम्परर ऑफ फ्रेंच एम्पायर हूँ, मतलब मैं एम्परर ऑफ फ्रेंच एम्पायर हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि नेपोलियनिक वार्स होती हैं। कब, 1803 से 1815 तक बहुत सारे मेजर मेजर बैटल्स होते हैं। किसके बीच में, फ्रेंच एम्पायर्स और अदर यूरोपियन पावर्स के बीच में होती है, ठीक है नहीं। लेकिन इन वार के बाद क्या होता है, आफ्टर वार जो है एक कंसेप्ट ऑफ यूरोप हमारे पास आता है। कंसेप्ट ऑफ यूरोप कैसे आता है, देखो तो ये यूरोप जो है रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर को। लेकिन कंसेप्ट ऑफ यूरोप और कंक्रीट ऑफ यूरोप कैसे आया हमारे पास, इसको समझने के लिए हमें दो फेजेस में जाना पड़ेगा। एक फेज हमारा 1815 से 1848 तक चलता है, और दूसरा फेज 1871 से 1914 तक चलता है। फेज वन में क्या हो गया, देखो फेज वन जो हमारे पास, इसको हम कांग्रेस सिस्टम
या वेना सिस्टम भी बोलते हैं। ये कब आया था? आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वाइना। इसमें हमारे पास क्या हुआ था? 5 बड़ी पावर्स थी। कौन कौन सी थी? प्रशिया, याद रखना, इट्स प्रशिया, पी, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ये 5 जो है बहुत ग्रेट पावर्स थे और इनको ही वेना सिस्टम और कांग्रेस सिस्टम बोला जाता था। ठीक है नहीं? मतलब ये सारे जो है, ये सारे बंदे जो है, ये सारी कंट्री जो है एक जगह आके मिली थी। जब एक जगह आके मिली थी तो इन्होंने वेना सिस्टम कांग्रेस ऑफ वाइना बनाया और इनको ही हम बोलते हैं कंक्रीट ऑफ यूरोप। यूरोप का एक क्या मिलाप बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया? रेवोल्यूशन ऑफ 1848 आ गया। इसको हम स्प्रिंग ऑफ नेशंस भी बोलते हैं या पीपल्स स्प्रिंग भी बोलते हैं। इसने क्या किया? वेना सिस्टम को ख़त्म कर दिया। किसने? रेवोल्यूशन ऑफ 1848 को। इसको हम स्प्रिंग ऑफ नेशंस भी बोलते हैं, पीपल्स स्प्रिंग भी बोलते हैं। इसने वेना सिस्टम को ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास फेज सेकंड कौन सा आता है? कंक्रीट ऑफ यूरोप का। फेज सेकंड हमारे पास आता है 1871 से 1914 तक। 1871 से 1914 तक इसने क्या किया? जब फेज 2 आ गया तो इससे क्या हुआ? एक तो इटालियन यूनिफिकेशन हो गया और जर्मन यूनिफिकेशन हो गया। इससे क्या हो गया? बैलेंस ऑफ पावर जो है एग्जिस्टेड हो गया बिटवीन किस किस में? अब देखो, ऊपर जो था, ऊपर प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया था। लेकिन फेज 2 में किस किस के बीच में? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी और इटली। ठीक है? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी और इटली में जो है बैलेंस ऑफ पावर जो एग्जिस्ट होने लगा। उसके बाद यूरोप का जो कंक्रीट ऑफ यूरोप है ये कोलैप्स होता है। क्यों? कैसे कोलैप्स होता है? इस कोलैप्स से हमारे पास वर्ल्ड वार फर्स्ट हो जाता है। देखो, वार कब स्टार्ट हुई? वार कब स्टार्ट होगी? जब एक सर्बियन नेशनलिस्ट को असैसिनेट किया, उसको मार दिया गया। किसने? उसका नाम क्या था? आर्चडुके फर्डिनेंड। मतलब कि वार कब स्टार्ट होगी? सर्बियन नेशनलिस्ट, मतलब जो सर्बियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने असैसिनेट किया। किसको? किसको मारा? आर्चडुके फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के एक बंदा था आर्चडुके फर्डिनेंड, इसको मारा गया 1914 में। और इसी क्राइसिस से हमारे पास क्या हो गया? सारा जो है यूरोप जो है वार के लिए आ गया। मतलब दिस मिनो क्राइसिस एस्केलेटेड एंड ऑल यूरोप वेंट टू वार। सारा यूरोप जो है वार के लिए आ गया इस छोटी सी एक घटना से। मतलब कौन था ये? सर्बियन नेशनलिस्ट जो है, सर्बन नेशनलिस्ट ने क्या किया? एक आर्चडुके फर्डिनेंड जो है ऑस्ट्रिया का था, उसको मार दिया गया 1914 में। और इसी क्राइसिस से क्या हुआ कि पूरा यूरोप जो है वार के लिए आ गया। रशिया जो एक एक ऐसा फर्स्ट स्टेट था जिसको क्या किया? चूर चूर किया, जिसको ख़त्म कर दिया। लेकिन रशिया क्या था? रशिया को अपना रेवोल्यूशन चल रहा था होम में। कौन सा? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चल रहा था। तो वो क्या हो गया? वो रशिया जो है वार से रिमूव हो गया इन 1917 में। ठीक है नहीं? और इससे क्या हुआ है? जब वो चला गया तो इससे क्या हो गया कि सोवियत यूनियन का फॉन्ड होता है, यानी सोवियत यूनियन जो है फॉन्डिंग में आ जाता है। सोवियत यूनियन जो है वर्ल्ड में आ जाता है। उसके बाद यूएस से ज्वाइन करता है वार को। कब? 1917 में। किसके अगेंस्ट? जर्मनी के अगेंस्ट। और वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो एंड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होता है 1919 में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या होता है? जर्मनी को ये बोला जाता है कि आप क्या करो, जो भी वार्स हुए अभी तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो भी जितना भी नुकसान हो गया ये आपकी वजह से हो गया, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका जो भी रेपरेशन है, इसका जो भी पैसा है आपको भरना पड़ेगा। यानी जो भी रेपरेशन है, कुछ भी गिल्ट या अपनी गिल्ट को आप एडमिट करो। ठीक है नहीं? और जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। लेकिन इसी एक्सेप्टेंस के बाद जो है, इसी 1930s में जो है राइज ऑफ हिटलर हुआ। नहीं,
एक रेजिमेंट के तौर पे, मतलब हिटलर आ गया। हिटलर का ये कहना था कि देखो हमें जो है पूरा वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है हमारे ऊपर थमा दिया। इसलिए जो है हिटलर का भी एक दौर आ गया, जिसमें क्या हो गया कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है, जो यूएस का प्रेसिडेंट है वुडरो विल्सन, उसने लीग ऑफ नेशन को क्रिएट किया। लेकिन लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही आइसोलेशन की एक पॉलिसी को अडॉप्ट करके वो एक साइड पे रह गए, मतलब वो आइसोलेशन में थे, वो बीच में नहीं आने लगे। तो इससे क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम में एक पावर वैक्यूम आ गया। पावर वैक्यूम मतलब कि कोई भी वर्ड जो है पावर में नहीं था, मतलब कोई भी सेंट्रल पावर, कोई भी सुपर पावर नहीं थी। क्योंकि यूएसए ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनलिज्म। और जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की पावर भी बहुत कम हो गई थी, और रशिया को अपने ही रेवोल्यूशन को मैनेज करने में लगा था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, 1930s में जर्मनी और जापान ने जो है सॉरी 1930s में जर्मनी और जापान जो है वार इस वैक्यूम में आ गई 1930s में। वो क्या बोलते हैं कि अभी वैक्यूम है इंटरनेशनल सिस्टम में, अभी कोई भी वर्ल्ड पावर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ही इस वैक्यूम में आ जाते हैं, हम ही कदम रखते हैं। और जो ही हम कदम रखेंगे तो हम कोई ना कोई तो इसको एक्वायर करेगा और सुपर पावर बन जाएगा। जर्मनी और जापान आ गया, उन्होंने एक्सपेनिश पॉलिसी चलाई, जिससे क्या करने लगे वो, यानी दूसरे देश के ऊपर क्या करने लगे, हम मतलब वार करने लगे और उनको अपने कब्जे में लेने लगे। और इससे क्या हो गया, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ। ठीक है नहीं, देखो बिफोर वर्ल्ड वार फर्स्ट में जापान ने ऑलरेडी किसको ऑक्युपाइड किया था, ताइवान को, ठीक है नहीं, कोरिया को, और उसके बाद चाइना को 1895 को, रशिया को 1905 में। लेकिन 1931 में जापान ने मंचूरिया यानी नॉर्थ ईस्ट चाइना का एक हिस्सा था मंचूरिया को ऑक्युपाइड किया, और वहाँ पे एक पपिट गवर्नमेंट जो है अपनी बना ली। और 1937 में जापान ने पूरे रेस्ट ऑफ चाइना को ब्रूटल ऑक्यूपेशन करना स्टार्ट कर दिया। कब, 1937 में। ये तो जापान की एक एक्सपेनिश पॉलिसी थी। और यूरोप में नाजी जर्मनी जो थी, एक पार्टी थी नाजी जर्मनी, नाजी जो एक पार्टी थी यूरोप में, वो हिटलर के अंडर काम कर रही थी। और हिटलर जो है कैसे अपने एक्सपेनिश पॉलिसी को चला रहा था, हिटलर जो है एक फैसिस्ट रिजीम को भी, एक फैसिस्ट रिजीम जो था इटली का उस और स्पेन में, उनको भी हेल्प कर रहा था। और यहाँ से हिटलर जो है अपनी टेरिटरी को जो है वो बढ़ा रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। लेकिन इसके साथ साथ जो है किसको हेल्प कर रहा था, इटली और स्पेन को। उसके बाद हमारे पास मुनिच एग्रीमेंट होता है 1938 में। यह एग्रीमेंट किस किस के बीच होता है, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। देखो जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो एग्री होते हैं मुनिच एग्रीमेंट में 1938 में। वो हिटलर को बोलते हैं कि आप आके आप जो है अपनी एक्सपेनिश पॉलिसी जो है, जो चुगस्लोवाकिया है स्विट्जरलैंड में, मतलब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। और इसको ही पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट बोला जाता है। वो इसलिए अपीजमेंट बोला जाता है क्योंकि ये इसको अलो करते हैं हिटलर को, कौन, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन हिटलर यहाँ पे डबल क्रॉस खेलता है और 1939 में जर्मनी जो है पोलैंड के ऊपर इन्वेट करता है। जो ही पोलैंड के ऊपर इन्वेट करता है, क्योंकि ये ब्रिटेन फ्रांस का अपना एक पार्ट था, तो इससे क्या होगा, ब्रिटेन और फ्रांस ने हैंड ज्वाइन किए किसके अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट। लेकिन हिटलर ने उससे एक और चाल खेली, एक ज़बरदस्त मूव खेला। हिटलर ने क्या, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है स्टालिन के साथ इसने किया, सोवियत यूनियन के स्टालिन के साथ। उसको क्या बोला कि मैं आपके ऊपर कोई भी हमला नहीं करूँगा, मैं आपके ऊपर कोई भी वार नहीं करूँ, इसलिए आप जो है मेरी हेल्प करो। और उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, मतलब कि सोवियत यूनियन की पूरी आर्मी जो है, जो जर्मनी ने इसको यूज़ किया किसके अगेंस्ट, फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट। और 1941 में क्या हो गया,
हिटलर ने डबल क्रॉस किया किसको, स्टालिन को भी, और सोवियत यूनियन को भी इन्वेड कर दिया। ठीक है। उसके बाद 1942 में यूएस जो है वर्ल्ड वार सेकंड को ज्वाइन करता है अगेंस्ट जर्मनी, और 1944 को इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके जून 6 को ब्रिटिश और अमेरिका फोर्सेस ने जर्मनी को वेस्ट से पुश किया। ठीक है नहीं, पुश्ड इनटू जर्मनी फ्रॉम वेस्ट, और सोवियत यूनियन ने पुश्ड किया कहां से, ईस्ट से। ठीक है नहीं, मतलब कि पूरा बीच में उसको लाया, एक साइड से अमेरिका की फोर्सेस और ब्रिटिश की फोर्सेस, दूसरी साइड से सोवियत यूनियन की फोर्सेस। वेस्ट वेस्ट से अमेरिका और ब्रिटिश की फोर्सेस, और ईस्ट से सोवियत यूनियन की फोर्सेस। और उन्होंने क्या किया, जर्मनी को सरेंडर करवाया। और किसने ऑक्युपाइड किया जर्मनी को, अलाइड पावर्स ने। ठीक है नहीं, और जो जापान के ऊपर, जो जापान अपने एक्सपेनिश पॉलिसी खेल रही थी, उसको भी पनिश किया किसने, उसको यूएसए ने पनिश किया। उसको ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है वो कट कर दिया उसके, आई समझ में, यानी उनको ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो कट कर दिया, किसका, जापान का। और जब जापान के ऊपर ये चीज़ लागू हो गई तो जापान ने क्या किया, जापान ने जो है पैरल हार्बर, मतलब पैरल हार्बर जो है एक नेवी का एक, मतलब नेवी का एक जो है अड्डा जैसा था किसका, यूएसए का, उसके ऊपर जो है अटैक किया, सरप्राइज अटैक किया यूएस नेवी के ऊपर। किसने, जापान ने। तो लेकिन उसके बाद जो है यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने फिर से एक रिटेलिएशन किया। उसने क्या किया, न्यूक्लियर बम डाला जापान की दो सिटीज़ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में। 1945 में जापान ने क्या किया, सरेंडर किया किसके सामने, अमेरिका के सामने। और इससे क्या हो गया, एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। देखो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम कोल्ड वार